Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students to the second video of this series, and in this video we are going to continue the MCQ from 21 to the last MCQ of this paper, which is MCQ number 40. Now let's get started. MCQ number 21 states that what is a method used to control the malarial vectors? अच्छा, अब मलेरिया हमारे पास होता है एक वायरस की वजह से. इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन दैट इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटोज. तो ये देखो, एंटीबायोटिक्स हमारे पास यूज़ होती हैं बैक्टीरिया के खिलाफ. दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. एंटीबॉडीज भी नहीं हो सकता. अच्छा, हर्बिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स. हर्बिसाइड्स आर यूज्ड ऑन हर्ब्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक क्रॉप है आपके पास, मेज़ क्रॉप या फिर व्हीट क्रॉप है, और उसके साथ आपको ऐसा फील हो रहा है, या बाकी जड़ी बूटियाँ इस तरह की छोटी बन जाती हैं जो जहरीली होती हैं, और जो आपकी एग्जैक्ट जो क्रॉप है, मेन क्रॉप, उसको भी डैमेज करती हैं. उनको मारने के लिए हम हर्बिसाइड यूज़ करते हैं. इंसेक्टिसाइड विल बी यूज्ड बिकॉज इंसेक्टिसाइड यूज़ करने से हमारे पास जो मॉस्किटो है हम उनको मार पाएंगे, और मॉस्किटो इज़ अ वेक्टर फॉर malarial disease outspread. Now move to the MCQ number 22. Which disease can be treated by using antibiotics? मैंने आपको पहले बताया एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करते हैं. तो स्कर्वी इज अ विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज, मलेरिया वायरस की वजह से है, जो कि मॉस्किटो से फैलता है. एंड देन HIV भी खुद एक ह्यूमन एमिनो डेफिशिएंसी वायरस है जिसकी वजह से एड्स होता है. तो कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरम, ये इसका बैक्टीरिया है जिसकी वजह से कॉलेरा होता है, और दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ. अच्छा, विच स्ट्रक्चर इज द यूट्रस? अच्छा, ये बिल्कुल डायग्राम से बेसिक चीज़ है. नंबर डी इज द यूरेथ्रा, नंबर बी इज रीनल आर्टरी बिकॉज इट इज़ गोइंग डाउनवर्ड्स, यानी कि हार्ट अगर यहाँ पे है तो हार्ट से अवे आ रहा है. तो ए फॉर अवे, ए फॉर आर्टरी, एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी. एंड दिस इज रीनल वेन, क्योंकि यहाँ से ब्लड वापस हार्ट को जा रहा है. और जो उसने बताया है विच स्ट्रक्चर, यूरेटर, सी इज द यूरेटर. ठीक है, सो यूरेटर आर द ट्यूब्स दैट टेक्स द यूरिन फ्रॉम द रीनल पेल्विस टू द यूरिनरी ब्लैडर, एंड देन इट इज ड्रेन्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा. Now MCQ number 24. The process of filtration and reabsorption takes place in the kidney. The daily amount, ये सारी information extra है. The daily amount of some substance entering in the kidney blood and these substances leaving the urine as shown. ठीक है, ये उसने बता दिया कि this is the data. यहाँ से importance है. ये important statement है. Which percentage of each substance is reabsorbed by the kidney during a day? अच्छा, वो पूछ रहा है किडनी की reabsorption. वाटर वो कहता है कि 150 डेसीमीटर क्यूब किडनीज के अंदर एंटर करता है, और उसमें से सिर्फ 1.5 डेसीमीटर क्यूब ऐसा है पानी जो यूरिन की फॉर्मेशन बनाता है, यानी कि बाकी सारा कहाँ गया, बाकी एब्जॉर्ब हो गया. अच्छा, अब वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ईच सब्सटेंस रीअब्सॉर्ब. अच्छा, हम सिंपल इसको दो तरीके हैं कि आप 150 में से पहले 1.5 को सब्सट्रैक्ट करें, और फिर आप उसकी परसेंटेज लें. 150 माइनस 1.5, 148.5. तो 148.5 डिवाइड बाई 150 इंटू 100. हाँ, अगर आप इस तरह करेंगे, देखिए 150 में से 1.5 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 148.5, और 148.5 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100. तो अगर हम ये करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 99. आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू टाइप. लेट मी पहले एक सेकेंड. हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि इसका एक तो ये मेथड ये है कि आप सबसे पहले अपने 150 में से 1.5 को माइनस किए, क्योंकि दिस विल द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज बीइंग रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द बॉडी, दैट विल बी 148.5 डेसीमीटर क्यूब, एंड दिस शुड बी डिवाइडेड बाय 150. ठीक है, 150, नो सॉरी, दिस शुड बी डिवाइडेड, हाँ यस, दिस शुड बी डिवाइडेड बाय 150 एंड इट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी अबाउट 99%. ठीक है, एक तो तरीका ये है. दूसरा सिंपल तरीका ये है कि आप 1.5 को आप 1.5 को आप 1.5 को डिवाइड करें 150 से, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा अराउंड अबाउट 1%. ठीक है. अच्छा, अब ये 1% आया. अब ये वो वाला क्वांटिटी है जो यूरिन बन के हमारे पास, वो वाला पानी है जो यूरिन के फॉर्मेशन में काम आया. अच्छा, अब रीअब्जॉर्ब के लिए आप इसको 100 से माइनस कर दें. 100 माइनस 1 विल बी 99. तो आंसर फिर भी आपके पास रीअब्जॉर्ब का सेम आएगा. फॉर वाटर इट इज़ 99, एंड बाकी सब ऑप्शन में दिस इज रॉन्ग, एंड ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन. वेयर आर द रिसेप्टर फॉर द प्यूपिल रिफ्लेक्स लोकेटेड? अच्छा, प्यूपिल रिफ्लेक्स इज जस्ट सिंपली कि कौन सी ऐसी जगह है हमारी आइज़ में जो लाइट परसीव करती है, एज अ सेंसरी लोकेटर है. तो रिसेप्टर वो चीज़ होती है कि जो भी किसी और टाइप के स्टिमुलस को हमारी उस स्टिमुलस में कन्वर्ट करे, नर्वस स्टिमुलस में कन्वर्ट करे, ताकि हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस कर सके. वी नो दैट इज रेटिना. रेटिना पे आपको पता लाइट पड़ती है, एंड वी परसीव ऑब्जेक्ट के, वी गेट सिग्नल टू द
ब्रेन, और वहाँ से फिर हमारे पास उसकी एक ऑप्टिमेट्रिक इमेज बनती है माइंड में और हम उसकी वजह से देख पाते हैं। नाउ एमसीक्यू नंबर 26, द इंटरनल बॉडी ऑफ सम एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिमेन्स कांस्टेंट इवन व्हेन एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंजेस। दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। द ग्राफ शोज हाउ द ऑक्सीजन यूज्ड बाय दीज एनिमल्स इज अफेक्टेड बाय चेंज इन एक्सटर्नल टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पे वो बता रहा है कि कितनी ऑक्सीजन यूज हुई है और यहाँ पे बता रहा है कि एक्सटर्नल टेम्परेचर कितना है। लेफ्ट टू राइट, ठीक है, हमारे पास इसकी जो अमाउंट है टेम्परेचर की वो बढ़ रही है, और आपको पता है एक्सिस में नीचे से ऊपर जाएं तो ये जो ऑक्सीजन की यूज़ है ये बढ़ रहा है। अच्छा, अब ये कहता है कि व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी मेड फ्रॉम दिस ग्राफ। नंबर ए, एनिमल स्टॉप्स रेस्पायरिंग। ठीक, एनिमल स्टॉप्स रेस्पायरिंग, अगर स्टॉप्स रेस्पायरिंग होता तो फिर हमारे पास ये कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन यूज जीरो होती। दिस इज नॉट करेक्ट, ये स्टॉप्स की वजह से गलत हो गया। एनिमल्स रेस्पायरेशन रेट इंक्रीजेज एज द एक्सटर्नल टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम 28। देखिए हम हो क्या रहा है, टेम्परेचर हमारा 28 ये है, ठीक है, एज इट डिक्रीजेज फ्रॉम 28 से जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है तो हमारे पास ऑक्सीजन की कंजप्शन, ऑक्सीजन यूज़ ज़्यादा हो रही है, और ऑक्सीजन यूज़ ज़्यादा कब होती है कि जब हमारी रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा हो जाए। ठीक हो गया, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये देखिए 28 से पहले देखिए यहाँ पे 28 से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और उसके ही पैरेलल हमारे पास जो ऑक्सीजन की, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की जो यूज़ है वो कितनी है, ठीक है, राउंड अबाउट यहाँ पे फर्ज करें आप 10 आर्बिट्री यूनिट्स बन रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास 15 तक हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन, और ये देखें ये 10 से ऊपर जा रही है, राउंड अबाउट 15, ठीक है। आई एम जस्ट यूजिंग द सपोजिंग मेथड। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि एनिमल का रेस्पिरेशन रेट बढ़ रहा है जबकि एक्सटर्नल टेम्परेचर 28 डिग्री से कम हो रहा है। Now let's move to the next option. With next MCQ, which statement about synapses? Synapses आपको पता है क्या चीज़ है? Synapses are the junction between neuron. Yes, it is. It is among the it is in the definition of synapses. Number two, synapses ensures impulses travel in one direction. बिल्कुल, it ensures the synchronized and spontaneous along with only single directory passage of the nerve impulses. Now number three, न्यूरोट्रांसमीटर आर केमिकल दैट डिफ्यूजेस अक्रॉस द सिनेप्टिक गैप्स। ये भी बिल्कुल ठीक है, जो प्री सिनेप्टिक नॉब है वहाँ पे हमारे पास इम्पल्स आती है, वो कैल्शियम चैनल्स को ओपन करती है, देन देयर विल बी इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करके वो सिनेप्टिक लेफ्ट में जाएंगे, सिनेप्टिक गैप्स में जाएंगे, और वो आगे जाके अटैच होंगे अगली में अगले अगले पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, और वहाँ पे उसके रिसेप्टर लगे होते हैं। रिसेप्टर के बाद दोबारा अगेन वो सारे आइंस की कहानी और सोडियम का इन्फ्लक्स हो बाकी सब कुछ, और उसकी वजह से जो हमारी इम्पल्स है वो एज अ साल्टेटरी इम्पल्स अगली तरफ चली जाएगी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दी विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो तीनों ठीक है। Which process is not a part of homeostatic mechanism? अच्छा, homeostatic mechanism includes all the body compensatory mechanism that it adopts in order to acclimatize with the external environment. It can be in the form of thermal regulation, it can be in the form of osmosis, and it can be also in the form of excretion. Okay, and excretion. These are the three main branches of homeostatic mechanisms. Now, which is not correct? अच्छा, चेंज इन फ्लो ऑफ ब्लड वेसल, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर गर्मी है तो वेजो डायलेशन होगी ताकि ब्लड ज़्यादा जाए स्किन की तरफ, और वो स्वेट से जो जितनी से ज़्यादा गर्मी लेके जा सकता है वो साथ ले जाए। अच्छा, ग्रोथ ऑफ लॉन्ग, दिस इज अ फंक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। बाकी भी देख लेते हैं। इंक्रीज रेट ऑफ स्वेट प्रोडक्शन, ये भी आपको पता है गर्मी में होता है ताकि बॉडी की एक्सेसिव हीट निकल जाए। कंट्रैक्शन ऑफ हेयर इरेक्टर मसल्स, नाउ दिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज बीइंग यूज्ड व्हेन द एक्सटर्नल टेम्परेचर इज लेस। जब ठंड होती है देयर विल बी erection of erector muscles, like there will be contraction of the erector pili muscles, these are attached with the root hair। तो क्या हुआ, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, अब आपके बाल इरेक्टेड पोजीशन में आ गए हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, स्किन पे आपके जो इरेक्टेड हेयर हैं वो सब एयर ट्रैप करेंगे, एयर ट्रैप करेंगे इन द, इस वजह से क्या होगा, जो एक्सेसिव जो हमारे, हाँ, तो दे विल बी डूइंग अ फंक्शन ऑफ इंसुलेटिंग। किस तरह, मसल आर इरेक्टेड, हवा को ट्रैप करेंगे, और इसकी वजह से देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एन इंसुलेशन लेयर ऑफ एयर अराउंड द स्किन, जिसकी वजह से हमें ठंड कम लगेगी, बॉडी की हीट प्रिजर्व रहेगी। अ नर्स टेस्ट अ सैंपल ऑफ यूरिन फ्रॉम अ पेशेंट यूजिंग बेनेडिक्ट टेस्ट। अच्छा, बेनेडिक्ट टेस्ट में हमें पता है कि जो रिएजेंट होता है उसके अंदर हम कॉपर आइंस, क्यू प्लस आइन सी टू प्लस यूज़ करते हैं, उनकी वजह से अगर रिड्यूसिंग शुगर होगी तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक कंपाउंड में, क्यू प्लस ऑक्साइड सी यू टू ओ,
और इसकी जो शेप जो कलर होता है इट विल बी ब्रिक रेड। ठीक है, अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है देन देयर विल बी ब्रिक रेड प्रेसिपिटेशन ऑन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, याद रखो शुगर्स, उनमें से भी रिड्यूसिंग शुगर्स, आई एम यूजिंग आर एस फॉर रिड्यूसिंग शुगर्स। अच्छा, द सैंपल टेस्ट पॉजिटिव, ठीक है, उसने ये भी बता दिया कि ये पॉजिटिव टेस्ट कर रहा है। एंड देन व्हाट इज पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस रिजल्ट? द पेशेंट लीवर इज नॉट वर्किंग। लीवर का इससे ताल्लुक नहीं है, लीवर का ताल्लुक हमारी बाकी प्रोटीन से वगैरह से, दिस नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। द पेशेंट पैंक्रियाज इज नॉट प्रोड्यूसिंग, यस, पेशेंट का पैंक्रिया प्रॉपर इंसुलिन नहीं बना रहा, जिसकी वजह से एक्सेसिव ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, और उसकी वजह से जो बेनेडिक्ट टेस्ट है यूरिन में, एज अ बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म, बॉडी ब्लड के ज़्यादा ग्लूकोज को एक्सक्रीट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और वही यूरिन हमारे पास प्रेजेंट है यूरिन सैंपल में, और उसकी वजह से हमारा जो बेनेडिक्ट रिएजेंट का बेनेडिक्ट टेस्ट है वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। अच्छा, बाकी भी देख लेते हैं, ये हमारी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। द पेशेंट हैज ईटन टू मच ग्लूकोज, इससे फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा, क्योंकि बॉडी की, क्योंकि अगर इंसुलिन काम कर रही होगी तो वो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगी। द पेशेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन का इससे ताल्लुक नहीं है। Why do plants should grow towards light? Oxygen inhibits cell elongation on one side, they grow more rapidly on the lighter side. Hmm. नाउ, अच्छा, इसमें ये जो यूज़ होती है ऑक्सिन ग्रोथ थ्योरी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब व्हाट इट सेज, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ शूट, ठीक है, यहाँ पे लाइट सोर्स है, तो अब ये वो पूछ रहा है कि ये इस तरफ ही ग्रो क्यों करती है। अच्छा, अब इसके अंदर जो मेन चीज़ है, सबसे पहले ऑक्सिन, ऑक्सिन का जो फंक्शन है, जो रूट्स में इसका फंक्शन है वो इनहिबिटरी है, और जो इसका फंक्शन हमारे पास शूट में है वो है इसका पॉजिटिव इफेक्ट है कि अगर शूट में अगर होगा तो वो ग्रो करेगी। अच्छा, अब ये होता क्या है यहाँ पे? अच्छा, लेकिन ऑक्सिन का एक फंक्शन होता है कि जहाँ पर ऑक्सिन होगी वहाँ पर ग्रोथ नहीं होगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये लाइट की तरफ मुड़ गया, वो डार्कर साइड पे ऑक्सिजन की प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये ऑक्सिजन की प्रेजेंस, सॉरी, डार्कर साइड पे ऑक्सिजन की प्रेजेंस होगी, ऑक्सिजन वहाँ पे एक्यूमुलेट होगा जहाँ पर लाइट कम होगी, फोटोट्रॉपिज्म का इफेक्ट है ये। ठीक है, अब ये देखिए, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, थोड़ा सा मैं बीच में से ट्रेल मिस कर दी थी मैंने, एक मिनट, लेट्स गो। अच्छा, ये देखें, फर्स्ट कदम, ये एक शूट है, ठीक है, यहाँ पे सूरज है, तो वो पूछ रहा है कि ये जो शूट है ये इस तरफ क्यों ग्रो कर रही है। अच्छा, अब इसका मेन रीजन ये है कि तो फोटोट्रॉपिज्म, एंड द सेकंड वन इज द ऑक्सीजन इज ऑलवेज एक्यूमुलेटेड ऑन दैट साइड दैट इज डार्कर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हो गया। अब इस ऑक्सीजन के एक्यूमुलेशन की वजह से जो ब्रांच का फेट है वो दूसरी तरफ जाना शुरू हो गया, ये देखें, इस तरफ को बेंडिंग हो गई है। ठीक है, अगर यहाँ पे फोटो एक्सपोजर ज़्यादा होता, यहाँ पे सूरज ज़्यादा होता, ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीजन की एक्यूमुलेशन इस साइड पे होती और शूट इस तरफ चली जाती, इस साइड को। तो ये इसमें सिंपल फंडा था। अच्छा, अब ये क्या कहता है, दे ग्रो मोर रैपिडली ऑन द लाइटर लाइटर साइड। आई डोंट नो व्हाट इट इज गोइंग टू से बाय द लाइटर साइड, कोई भी साइड का कह रहा है लाइट साइड, लेकिन इससे बेहतर जो थ्योरी यूज हो रही है वो ये है ऑक्सीजन ग्रोथ थ्योरी। दिस वन इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द आंसर 30 31। विच स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियर डिवीजन इज करेक्ट? अच्छा, न्यूक्लियर डिवीजन में माइटोसिस मियोसिस आती है। Meiosis results in production of cells for the growth and नहीं, growth and repairment of the organism is a function of mitosis. It is a classical signature step, a factor of mitosis. अच्छा, what is the option number B? Meiosis results in genetically different daughter cells. Meiosis, yes, this is the correct option because meiosis के अंदर हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हो रही है, एक पेरेंट सेल में से हमारे पास 4 डॉटर सेल्स बन रहे हैं विद हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, बाकी देख लेते हैं, माइटोसिस गिव राइज टू सेल वेयर क्रोमोसोम नंबर, नहीं, माइटोसिस की जो क्लासिकल एक फैक्टर, जो एक सिग्नेचर सिम्टम है वो ये है कि इट रिटेन्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इन द पेरेंट। माइटोसिस रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ 4 नहीं, ये बिल्कुल गलत है, 2 डॉटर सेल्स विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। स्टेम सेल्स आर फाउंड इन ह्यूमन एम्ब्रियोज, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट स्टेम सेल्स? स्टेम सेल्स वो होते हैं जो आज़ाद होते हैं, ठीक है, दे डोंट हैव अ प्री डिस्टाइंड फेट कि उन्होंने बड़े होकर क्या बनना है। जैसे कि हमारे तो आजकल पाकिस्तान में बच्चों को पता होता है ना कि जब पहला बच्चा पैदा ही होता है तो साथ ही कहते हैं कि इसे डॉक्टर बने, इसे इंजीनियर बना, ये वो, बट ये सेल्स उनसे बागी होते हैं, ये करते क्या हैं, इनको अभी अपने फेट के बारे में मालूम नहीं होता कि ये जब ग्रो करेंगे तो आगे ये क्या बनने वाले हैं, लाइक दे आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ देयर गैस्ट्रिक सेल्स, लाइक दे आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या जो भी। ठीक है, तो इनके बारे में पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ करेक्ट है। नंबर 1, स्टेम सेल्स आर अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, बिल्कुल ठीक बात है।
Stem cells can divide by mitosis. Yes, this is also correct. Stem cells are haploid. This is not correct. Haploids are only gametes. ठीक है, अच्छा अब इसकी वजह से ये 1 and 2 is correct. Now moving towards the MCQ number 33. In the placenta, which substance passes from blood of embryo? अच्छा कौन सा पूछ रहे हैं? एम्ब्रियो के ब्लड से टू द ब्लड ऑफ मदर. अच्छा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट समझिएगा. एम्ब्रियो के ब्लड से, ये देखिए ये एम्ब्रियो मैंने ई से लिखा है, इसके ब्लड से मदर के ब्लड में जा रहा है. ठीक है, मदर लिख दिया मैंने. डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. अच्छा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तभी बनता है जब हमारे पास एक चीज़ एक साइड पे ज़्यादा हो और मेम्ब्रेन की दूसरी तरफ कम हो. अच्छा ब्लड ऑफ एम्ब्रियो में क्या चीज़ ज़्यादा होगी? अमाइनो एसिड. दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन. कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. बाकी ग्लूकोज ये भी नहीं बनती. ठीक है. ऑक्सीजन. अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में से, अच्छा देखिए हमें ये बात का पता है कि एम्ब्रियो के अंदर टिल द टाइम ऑफ बर्थ, जब तक वो पैदा नहीं होता तो उसका जो लंग्स हैं वो फंक्शनल नहीं होते. हार्ट के अंदर आपका राइट लेफ्ट एक शंट बना होता है और ब्लड वहीं से सर्कुलेट करता है. और एम्ब्रियो जो है प्लेसेंटा के थ्रू अपनी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड मदर के ब्लड में डिफ्यूज कर देता है और ऑक्सीजन वापस ले लेता है. ठीक है, यानी कि मदर की जो ऑक्सीजन है, जो उसने रेस्पिरेशन करके ऑक्सीजन कंसनट्रेशन बिल्ड की है अपनी ब्लड के अंदर, वो प्लेसेंटा के थ्रू एम्ब्रियो के ब्लड में डिफ्यूज कर देती है. अच्छा अब आप पूछ रहे हैं कि ब्लड ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के ब्लड में क्या चीज़ ज़्यादा होगी? डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द सब्सटेंस दैट इज गोइंग टू डिफ्यूज फ्रॉम द एम्ब्रियोज ब्लड टू द मदर ब्लड वाया प्लेसेंटा एज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. तो इस वजह से हमने कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ये उल्टा हो जाता तो फिर हम ऑक्सीजन को चूज कर सकते थे. What is the main function of prostate gland? Prostate gland are the associated glands of the reproductive system of a male that are going to help in nutrition, fluidity, and providing a compatible pH for the sperms. Now, adrenaline, this is a function of adrenal cortex and adrenal glands that is located above the kidneys. Testosterone are produced by Leydig cells, Ley DIG. लेडिक सेल्स भी इनको कहते हैं या इनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं. ठीक है. अच्छा दे आर प्रेजेंट इन द टेस्टिस. तो ये आप लोगों को पढ़ लीजिएगा वहाँ से जाके. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट होल थ्योरी हियर. नाउ सी, प्रोड्यूसिंग अ लिक्विड इन विच स्पर्म्स कैन स्विम. दिस इज अ फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड. स्टोरिंग मैच्योर स्पर्म्स, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एपिडिडिमस. तो ये प्रोस्टेट का फंक्शन नहीं है. द ग्राफ शोज द चेंजेस इन द लेवल ऑफ 4 हार्मोन्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल विच लाइन रिप्रेजेंट्स प्रोजेस्टेरॉन. अच्छा अब प्रोजेस्टेरॉन, हमारे ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको प्रोजेस्टेरॉन के बारे में बता दूं कि प्रोजेस्टेरॉन इज द हार्मोन दैट इज गोइंग टू रिटेन द प्रेगनेंसी एंड इट इज बीइंग सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी. लाइक यहाँ पे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसने कंफर्म कर दिया, लेकिन यहाँ पे अगर एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बता रहा हूँ कि प्रेगनेंसी परसीव हो गई है, उसके बाद जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम था, ठीक है, डीजनरेट नहीं होगा फ़ौरन. मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो डीजनरेसी की तरफ चल जाता है ना, और एक और एफएसएच दोबारा आना शुरू, एफएसएच की प्रोडक्शन की वजह से दोबारा एक और फॉलिकल अपने साइकिल में आ जाता है. लेकिन वो कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी की कंडीशन में डीजनरेट नहीं होगा. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी एंड इट विल बी गोइंग टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन. अलोंग विद इट प्लेसेंटा विल बी अ सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन ड्यूरिंग द होल जेस्टेशन. ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि प्रेगनेंसी रिटेन करेगा. नाउ अब वो पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सी लाइन ऐसी है जो प्रोजेस्टेरॉन को डिस्क्राइब कर रही है. अच्छा बाकी चीज़ों का आपको आइडिया. दिस D1 इज सिंपली एफएसएच, ए इज एस्ट्रोजन एंड बी इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ये देखें, ड्यूरिंग ऑन द 14 to 13th डे देयर विल बी ओव्यूलेशन एंड ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सर्ज आया. जैसे ही सर्ज आया उसने साथ ही जिस ओव्यूलेशन करवा के नीचे को आ जाना है. ठीक है, और उसके बाद फिर प्रेगनेंसी रिटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन शुरू हो गई. तो C1 इज प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिए हैं. बाकी सारा मैकेनिज्म किस तरह एफएसएच आता है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, फिर उसकी वजह से एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी. एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन विल लीड एज एन इनहिबिटरी मैकेनिज्म, inhibitory factor stimulus for FSH, and then there will be sudden increase in luteinizing hormone. luteinizing hormone के बाद ovulation खत्म हो रही है, ovulation हो जाएगी, उसके बाद हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगी ताकि वेस्कुलराइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम हो. और इन द केस इफ प्रेगनेंसी occurs, zygote is formed, it can be easily planted on the wall of uterus for pregnancy perceiving. अच्छा सिंपल चीज़ आ गई 36.
अच्छा, कॉन्टिन्यूस फैक्टर वो होते हैं जिनके अंदर हमारे पास जो इन्वायरमेंट है उसके साथ जीन्स का भी फैक्टर हो। फॉर एग्जांपल जो एक हाइट है, ठीक है, आप देखते हैं अफ्रीकन की हाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एशियंस की हाइट कम है, वो उसमें आप देखेंगे उनके अंदर जेनेटिकली भी फैक्टर इन्वॉल्व है और सेकंड लोकेशन का भी फैक्टर इन्वॉल्व है। तो हमेशा कॉन्टिन्यूस के लिए हमारे पास इन्वायरमेंट और जीन्स दोनों की ज़रूरी है, जबकि जो नॉन डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन हैं उनके लिए सिर्फ जेनेटिक्स ही ज़रूरी है। जस्ट लाइक द आई कलर्स, वो कहीं भी किसी के भी ब्राउन हो सकते हैं, किसी के भी ब्लू हो सकते हैं। अच्छा, नाउ एमसीक्यू नंबर 37, विच रो शोज व्हाट हैपेंस इन द आई व्हेन फोकसिंग ऑन अ नियर बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, 37 में ये देखिए, सिंपल सिलियरी मसल्स करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, उसकी वजह से जो हमारा लेंस है वो हो जाएगा बहुत राउंडर एंड बल्कियर, ठीक है। तो उसकी वजह से, इन दोनों की वजह से जब सिलियरी मसल कंट्रैक्ट है, प्यूपिल भी इंक्रीज कर जाएगा और लाइट जो जो लाइट की कलेक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी और हमारा लेंस, जैसे आप कैमरे को लेंस सेट करते हैं 1x 2x पे, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से सिलियरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से लेंस हमारा राउंडर हो जाएगा और उसके साथ हम नियर बाय ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकेंगे। इसका ऑपोजिट बनेगा हमारा क्लोज बाय ऑब्जेक्ट। नाउ कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम राउंडर, इसको याद करें, सिलियरी मसल सी सिलियरी, सी कॉन्ट्रैक्ट, राउंडर एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। ये इसका फंडा है सारा। व्हाट इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी, वी नो दैट इट इज ऑलवेज सन एंड देन फोटोसिंथेसिस, फिर उसको हर्बीवोर्स खाएंगे एंड देन सारी इकोसिस्टम चालू होता है, ठीक है। बैक्टीरिया नहीं है, रेस्पिरेशन नहीं है, फोटोसिंथेसिस को जल्दी में ऑप्शन को क्लिक नहीं करना, बिकॉज फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, तो सनलाइट इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। अनट्रीटेड sewage contains nitrates and phosphates. What will happen in the lake if untreated sewage is added? ठीक है, इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी नहीं, यूट्रोफिकेशन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट हाउ। अच्छा, सबसे पहले अनट्रीटेड वेस्टेज के हमारे अंदर हमारे पास सिलिकेट्स, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, एल्यूमिनियम, हैवी मेटल रिमेन्स होते हैं। अच्छा, जब ये लेक वाटर में जाते हैं तो इन्होंने क्या करना है, दीज ऑर्गेनिक मैटर्स आर अ फूड सोर्स ऑफ एल्गाई, ठीक है, ये एल्गा का फूड सोर्स है। अब एल्गा फूड सोर्स पे न्यूरिश होती है, न्यूट्रिएंट इनसे लेती है और वह अपनी जो कॉलोनी है, जो अपनी अपनी होल उनकी एक पॉपुलेशन है, उसको वो इंक्रीज करना शुरू कर देती है और उसकी वजह से देयर विल बी एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गाई एंड दैट एक्सेसिव ग्रोथ इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। ठीक है, अब यूट्रोफिकेशन में होता है कि एल्गाई बहुत ज़्यादा हो गया और एल्गाई पानी की सतह पे आना शुरू कर देता है। पानी की सतह पे आके ये ऐसा ही काम करता है, जैसे फर्ज करें आपके पास एक पानी का गिलास है, उसके अंदर आपने पानी डाला हुआ है और ऊपर से आप एक प्लास्टिक का शॉपर उसमें चढ़ा दें। सो दिस प्लास्टिक का शॉपर इज अनवांटेड डेवलप्ड एल्गाई, दिस इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। इसकी वजह से क्या होगा, सनलाइट भी नहीं पहुंचती, ठीक है, अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी डिफ्यूजन या इनकी अब्जॉर्प्शन ये भी नहीं होती और इसकी वजह से मछलियाँ मरना शुरू कर हो जाती हैं और टोटल इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज मैंने आपको बताया मछलियाँ मर रही हैं ऊपर एल्गाई की वजह से। एक एक हिसाब का सफोकेटिंग माहौल हो गया पूरे लेक में। इनक्रीज फिश पॉपुलेशन ये भी नहीं है, इनक्रीज लाइट पेंटेशन ये भी नहीं है, तो इनक्रीज यूट्रोफिकेशन ये करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, डीडीटी इज एन इंसेक्टिसाइड, डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राइथेनॉल। यस, डीडीटी। अच्छा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, दिस इज द सब्सटेंस, दिस इज द केमिकल विच इज एन इंसेक्टिसाइड। आई गेस आई जस्ट मैंने टेट्राक्लोरोइथेन बता दिया पहले, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड डीडीटी इज एन इंसेक्टिसाइड, ये उसने इन्फॉर्मेशन दी है, दैट इज हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखें ये कितना मुश्किल नाम है, मुझे भी पूरा याद नहीं रहेगा सही से, बट एनीवेज अगर आपको नहीं भी याद तो दिस इज नॉट कि आप इसके बगैर एमसीक्यू नहीं सॉल्व कर सकते। एमसीक्यू की स्टेटमेंट के अंदर ही इसका आंसर छुपा हुआ है। इट बिल्ड्स अप, ठीक है, बिल्ड्स अप का मतलब ये है कि इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस 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 इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट इज नॉट एक्सक्रीटेड। अच्छा, इस लाइन के अंदर इसका आंसर छुपा, वो कह रहा है कि डीडीटी एक इंसेक्टिसाइड है जो कि जितनी देर तक सेल्स में रहता है वो उतना बिल्डअप होना शुरू कर देता है और उसकी टॉक्सिसिटी इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा डीडीटी तब टॉक्सिक होगा जितनी देर तक जो सबसे दूर वाला एनिमल उसको कंज्यूम करेगा, ठीक है, क्योंकि ये सारा टाइम वो टॉक्सिसिटी डेवलप करता रहेगा। नाउ द डायग्राम शोज अ पाथ टेकन बाय डीडीटी व्हेन इट एंटर्स अ लेक, व्हिच ऑर्गेनिज्म वुड द डीडीटी हार्म द मोस्ट। अच्छा, ये देखें, सबसे ज़्यादा हार्म उसको करेगा जो सबसे लेट उसको खाएगा, क्योंकि इट बिल्ड्स अप इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। एक तो सबसे पहले पानी में डिजॉल्व हुआ, उसके बाद एक्वेटिक प्लांट के सेल में एब्जॉर्ब हो गया, बिल्डअप हो गया, और बिल्डअप हो गया, और बिल्डअप हो गया, एंड देन इट विल बी मोस्ट डैमेज्ड बाय ईटन ईटन बाय फिश ईटिंग बर्ड्स।
जोन से ये वाले बर्ड्स हैं ना, क्योंकि देखें इनके पास ये भी एक स्टेप है, ये भी स्टेप है, ये डीडीटी के पास 3 स्टेप्स हैं कि वो अपनी टॉक्सिसिटी को डेवलप कर ले। तो इस वजह से यहाँ पे उसने स्टेटमेंट में दे दिया, उसने पहले ऑप्शन दे ये आप क्लू दे दिया है। आप इसको यूज़ करेंगे एंड ऑब्वियसली सबसे मोस्ट का बताया तो इट इज़ गोइंग टू बी फिश ईटिंग बर्ड्स। दिस इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। Hope you liked the video. Inshallah, we will be posting such type of videos continuously in series, and we are open for your suggestions. And if you want O levels biology video on any specific topic, do let me know in the comments. Inshallah, we will be going to deliver that lecture to you. And stay happy, stay blessed, take care.